इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ये चेकिंग के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कि इक्वल टू, ये चेक करता है कि कोई चीज दूसरे चीज के इक्वल टू है या नहीं। लेस देन इक्वल टू, कोई चीज किसी चीज के लेस देन या इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई चीज किसी दूसरी चीज की ग्रेटर देन या इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू क्या है? वो अपोजिट है इक्वल टू के। अगर वो चेक करता है कि कोई दो चीज आपस में इक्वल है नहीं, तो ये चेक करता है कि वो दोनों चीज आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए आपस में। ये सिंपल लेस देन और ये सिंपल ग्रेटर देन, ये सारे कंडीशंस में यूज होते हैं। इन्हें इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। इनकी जो हमेशा रिटर्न वैल्यू होती है बूलियन टाइप होती है। बूलियन में पढ़ा चुका हूँ। बूलियन टाइप होता है ट्रू या फॉल्स। बूलियन के दो ही टाइप होते हैं, तो ट्रू या फॉल्स। यहाँ से जो भी हमारा आंसर निकलता है इन चेकिंग को यूज करने के बाद, वो तो या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा, ये कंडीशन चेकिंग। तो अब इसके वो करते हैं छोटा सा फटाफट कोड में लाइन डालते हैं। फोन ठीक है, बड़ा करूँ? ठीक है। ठीक है ना? हाँ। ठीक। तो एक काम करते हैं, अपने डीपर कंसोल को राइट में कर देते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ वेयर, पहले नहीं बनाना चाहिए, होना चाहिए कुछ, ठीक है। वेयर इक्वल टू 100 एक वेरिएबल बनाया। एक वेयर बी इक्वल टू 200 एक वेरिएबल बना लिया। और अब करनी शुरू चेकिंग कर दी। प्रिंट करो क्या ए इक्वल टू बी है। ठीक है, फॉल्स। ऑफ कोर्स दिख रहा है 100 और 200 आपस में इक्वल नहीं होते, तो फॉल्स रिटर्न हुआ है। अगर वो इक्वल होता तो ट्रू रिटर्न होता। आगे चल रहे हैं फटाफट। प्रिंट क्या ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ये ट्रू होना चाहिए। तो ये ट्रू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये वाला फॉल्स प्रिंट हो रहा है, फिर नीचे वाला ट्रू प्रिंट हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या ए ग्रेटर देन बी है, यस और नहीं, फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि 100 इज लेस देन बी। देन प्रिंट क्या ए लेस देन बी है। सिंपल ऑपरेटर्स, कोई इसमें ज़्यादा थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू बी के लिए ट्रू दिखा रहा है, ए ग्रेटर देन बी के लिए फॉल्स, और ए लेस देन बी के लिए ट्रू दिखा रहा है, जो कि सही है। अब एक चीज़ और, प्रिंट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या है? या तो वो लेस देन हो या वो इक्वल टू हो, दोनों चीज़ चलेगी। अभी जैसे लेस देन तो ट्रू आएगा, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ट्रू आ रहा है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर मैं इसको इक्वल टू कर दूं, मतलब दोनों 100 ही हो गए, जब भी ट्रू ही आएगा। इसका ये फ़ायदा है कि वैल्यू जब भी चले जब वो इक्वल टू हो या उससे छोटी हो। ये करा रन, और ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं एक वैल्यू भी बढ़ा दूंगा, अगर 101 भी कर दी मैंने, तो फॉल्स दिखा देगा क्योंकि वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ना वो इक्वल है ना वो छोटी है। अच्छा सॉरी, बी में बढ़ा दिया वो मैंने। ये फॉल्स हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास है प्रिंट, सिमिलर एकदम, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी सिंपल प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो ये ट्रू दिखा रहा है, यस 100 से बड़ा है, ईजी सी बात है। तो ये तुम्हारे सारे ऑपरेटर्स हो गए, इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इनका बाद में यूज़ करेंगे हम, और करते ही रहेंगे इनका यूज़। अब आगे चलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। आई डोंट नो तुमने पढ़े हैं नहीं पढ़े। चलते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो अगर हम 11th-12th में पहले लॉजिक गेट्स पढ़ के आ चुके हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हम लॉजिक गेट्स पढ़ के आ चुके हैं।
तो यहाँ पे होता है एंड गेट, और गेट, और अभी मैं बस मेनली तुम यही पढ़ा रहा हूँ, मेन ये दो ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, बाकी और भी हैं पर हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हमें पूरी लैंग्वेज करनी है आने वाले 3-4 संडेज के अंदर अंदर, हालांकि आने वाले 3 संडेज के अंदर अंदर ही पूरी हो जानी चाहिए। तो क्या क्या बोले मैंने, एंड गेट मतलब एंड, ये है एंड ऑपरेटर, कैपिटल में लिख लेते हैं थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, और ये है नॉट ऑपरेटर। ये कौन सा साइन है, ये उसका एंड का साइन है, तुम्हें मिल ही जाएगा 7 पे, और ये है डबल बार, ये हमारे एंटर के ऊपर जो की होती है उसके ऊपर होता है स्ट्रेट जो डबल बार है, और ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं, ये दो कंडीशंस को आपस में चेक करता है। कैसे, मान लो एक कंडीशन ट्रू है एंड दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट ट्रू आएगा। मतलब ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब भी आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन दोनों का आउटपुट फॉल्स आएगा। तो एंड इज ए स्ट्रिक्ट ऑपरेटर, मतलब दोनों कंडीशन चलेंगी जब भी हमारा आगे जो है स्टेटमेंट है वो चलनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगी फॉल्स। अगर पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तब भी सेम रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑफ कोर्स, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। ये क्लियर हुआ एंड ऑपरेटर का यूज दोनों को? हाँ। ठीक है, बाकी और कौन कौन है मीटिंग में? ठीक, जानवी के लिए तो ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल इजी हैं, वो एक लैंग्वेज पूरी कर चुकी है, तुम्हारा नहीं पता मेरे को भी। तो कोई एक भी लैंग्वेज कर लिया तो ये बहुत इजी लग रहा होगा। अब आते हैं नोट ऑपरेटर पे। नोट ऑपरेटर स्ट्रिक्ट नहीं है, वो क्या कहता है, और है। ये नोट ऑपरेटर की जगह इसको और ऑपरेटर बोल देते हैं, सॉरी, इट इज और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, जैसे एंड गेट और गेट होता था हमारा फिजिक्स में। तो हम ट्रू और ट्रू, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू हो या ये फॉल्स हो, और है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, क्योंकि हम हमेशा अच्छा वो देखेंगे कि हमारा स्टेटमेंट चल गया। अगर एक भी स्टेटमेंट चल जाता है, फॉल्स वाला मान लो नहीं चल रहा, अगर ट्रू भी चल जाता है तब भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा। वैसे ही अगर पहली फॉल्स हो और दूसरी ट्रू हो तब भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा। सिर्फ फॉल्स और फॉल्स में ही हमारा रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो हमने कैसे चेक करा, अब फटाफट मतलब इनका रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या हुआ। पहले इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या था, दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए जब भी मैं ट्रू दूंगा। पर ये क्या कह रहा है, अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू है ना, और ऑपरेटर, तो ठीक है, कि और का मतलब ही होता है या तो ये या तो वो। तो अगर एक भी ट्रू है तो वो ट्रू रिजल्ट दे रहा है। पर एंड क्या कहता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए जब भी ट्रू दूंगा, नहीं तो फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट की मैं क्या है, दोनों ही फॉल्स है तो ऑफकोर्स फॉल्स। ऐसी इसके लास्ट स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है तो चॉइस ही नहीं है यहाँ पे और के पास, गलत या फिर गलत, तो गलत ही प्रिंट करेगा। बाकी इसमें सही या गलत, सही, सही या गलत, सही। पर एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब भी सही मानूंगा जब तो पूरी तरह सही होगा, दोनों चीज़ें मतलब तुम्हारी ट्रू होंगी। तो एंड और में ये वो डिफरेंस है। बस अब इसके वो कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल। ए इक्वल टू 100 है, बी इक्वल टू, बी को भी 100 कर देते हैं, ए को भी 100 कर देते हैं। Where C equal to 200, where T equal to 200। और अब करते हैं कि प्रिंट अगर A इक्वल टू B है, ठीक है, एंड हमेशा 2 बार लगेगा, वैसे ही और ऐसे 2 बार लगेंगे। एंड C इक्वल टू D है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए अक्षर?
यहाँ क्या प्रिंट होना दोनों चाहिए? दोनों ही ट्रू हैं। दोनों ट्रू है तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए। क्लियर? हाँ, ट्रू प्रिंट आएगा। ट्रू आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी की एक भी वैल्यू चेंज कर दूँ, उसको मैंने 201 कर दिया, जस्ट एक चेंज पूरे 4 वैल्यू में, छोटा सा चेंज, फिर भी ये फॉल्स दिखा देगा क्योंकि सी और डी फॉल्स हो जाएगा। फिर ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, क्योंकि एंड बहुत स्ट्रिक्ट ऑपरेटर है। तो ये मैंने जैसे रन करूँगा और ये आ गया मेरा फॉल्स। वैसे ही हम बात करते हैं और की। और में डबल बार लगानी है बस, और कुछ नहीं करना। अब इसमें a इक्वल टू बी इज ट्रू बट c इज इक्वल टू डी, ये फॉल्स है। खाली c इक्वल टू डी इज फॉल्स है, 200 201 के इक्वल नहीं होता। तो एक ट्रू और एक फॉल्स पर और ऑपरेटर लगा है, तो अब वो देखना फॉल्स ट्रू में चेंज हो जाएगा। ये और ऑपरेटर का फायदा, तो ट्रू में चेंज होगी। क्लियर? इसको ज़्यादा खींचने की ज़रूरत तो नहीं है। आ गया समझ? हेलो आ गया। विनायका? हाँ, आ गया आ गया। ठीक, ठीक है, इजी है बहुत। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स पे। ये ऑपरेटर्स हमारा जैसे रन टाइम टाइप था हमारा, उसकी तरह वो चेक करने के लिए चेक करते हैं कि क्या उसका डाटा टाइप वही है जो हम सोच रहे हैं। जैसे मैं कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ, मैंने बनाया वेर नेम इक्वल टू अक्षर लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये मैं उसमें दिखाता हूँ डायरेक्ट। बताता हूँ ये क्या करते हैं। ये चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? डाटा टाइप चेक करते हैं। और इनकी जो रिटर्न वैल्यू होती है वो भी बूलियन टाइप होती है, वो ट्रू या फॉल्स ही देंगे। तो टाइप टेस्ट ऑपरेटर चेक करेंगे डाटा टाइप और बूलियन वो ही देंगे। सीधा इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझ आ जाएगी ये चीज़। तो वेर नेम बनाते हैं और उसमें वैल्यू डालते हैं अक्षर। वेर एज डालते हैं और अक्षर की एज मान लेते हैं, आई गेस 19 होगी। और अब हम देखते हैं, चेक करते हैं प्रिंट नेम। नेम मैंने एक वेर बनाया तो डायरेक्ट यूज हो जाएगा। नेम स्पेस दिया, इज लिखा, और जोन से डाटा टाइप मुझे चेक करना है कि क्या ये वो है नहीं। और मुझे स्ट्रिंग लग रहा है तो मैं लिखा क्या वो स्ट्रिंग है। नेम इज स्ट्रिंग लिखा और रन करूंगा तो उसको दिखाना चाहिए ट्रू, क्योंकि अक्षर एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप का। ठीक है। पर अगर मान लो मैं अंधा हूँ, गंदा बच्चा हूँ, मुझे पढ़ाना नहीं आता कि वो डाटा टाइप उसका है, और मैं उसे चेक कर रहा हूँ क्या नेम इंट टाइप का डाटा टाइप है, तो मुझे कंप्यूटर राह दिखा देगा, वो बता देगा मुझे नहीं आप गलत जा रहे हो। इंट टाइप की इंटीजर टाइप में AKSHAT ऐसी कोई चीज़ नहीं आती। तो हम चेक कर लेते हैं कि एज, जो एज है, इसको पहले कमेंट आउट कर देते हैं। जो एज है क्या वो इंट की है? तो हाँ वो क्लियरली इंट की है, पर बस है चेक करने के। एज इज इंट, क्या एज इंट है? तो ये होते हैं टाइप टेस्ट ऑपरेटर, जिसमें हम डायरेक्ट डाटा टाइप इज के साथ लिखे इज और वो डाटा टाइप डायरेक्ट हम लिख के देख लेते हैं कि क्या ऐसा है। तो ये अभी भी फॉल्स आ रहा है कि एज इंट नहीं। अच्छा ये बताओ एज इंट क्यों नहीं है? कौन बताएगा? इसको डबल कोट्स में लिख दिया ना। वेरी गुड, बहुत सही। तो अगर मैं इसको 19 लिखूंगा जब जाके इंटीजर में माना जाएगा, नहीं तो हमारा जो वो था डबल कोट्स में था, ठीक है, वो नहीं माना जाता। क्या बोलते हैं, इंट नहीं माना जाता। और अब मैं रन करूंगा तो अब वो फुल स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो स्ट्रिंग में चेंज होगा क्योंकि एज एक इंट टाइप का ही है। ठीक है। अब इसके अंदर ही हम अपने जो हमने इक्वालिटी और रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करे थे वो देख सकते हैं। अगर मैं इसके आगे लगा दूं नॉट इक्वल टू, क्या एज इंट नहीं है?
पर एज तो इंट है, तो क्या ट्रू का क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, मतलब फॉल्स आ जाएगा आंसर, वो फॉल्स हो गया, क्योंकि एज तो इंट थी पर मैंने नोट लिख दिया कि क्या वो इंट नहीं है, तो बोलेगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, वो इंट ही है, तो इसलिए ये ट्रू कैसे होगा, ये ट्रू होगा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग, क्या एज स्ट्रिंग नहीं है, तो बोलेगा हाँ एज स्ट्रिंग नहीं है, यस ट्रू। तो ये ऐसे वर्क करते हैं टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स, ठीक है। और थोड़ा सा इसका सिंटैक्स लिख लो एक बार, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल, प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको, अपना वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लिखा मैंने, स्पेस दिया, इज लिखा, स्पेस दिया, और जोन सा डाटा टाइप मैं उसे चेक करना चाहता हूँ कि ये वो डाटा टाइप है या नहीं, तो इसका सिंटैक्स, सो सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स जो क्या चेक करते हैं, वो चेक करते हैं क्या वो डाटा टाइप वही है, और ये भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे, अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, मुझे कभी भी किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं हमेशा इक्वल टू यूज़ करूँगा। मैंने वेरिएबल बना दिया कुछ भी, ठीक है, मैंने कोई भी वेरिएबल बना दिया वेर n इक्वल टू 10, ठीक है, या फिर खाली भी मैं बोलता हूँ मैंने एक वेरिएबल बना दिया n, और इसमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना, इसे बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना, कि मैंने वेर एन नाम का अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को बता दिया कि हाँ मैं कुछ वेरिएबल बनाऊँ, और फिर मैंने क्या करा, इसको एक वैल्यू असाइन करी, उसमें मैंने 10 रखा, किसकी मदद से रखा, इस ऑपरेटर की मदद से। तो जो ये ऑपरेटर हुआ यहाँ पे, ये असाइनमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, ना ये इक्वल टू रिलेशनल की तरह यूज़ हो रहा है, ना ये कंडीशन चेकिंग की तरह यूज़ हो रहा है, ना ये जस्ट बता रहा है कि ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है, वो कोई वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि कुछ वैल्यू असाइन कर रहा है इसमें। और वैसे ही अगर मेरे को n को n+5 रखना है तो 15 हो जाएगा, तो मैंने इसको रखा इसमें कैसे, इस ऑपरेटर की मदद से, जो कि मेरा वापस से असाइनमेंट ऑपरेटर बन गया। तो इक्वल टू को जब किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं, जो ये चीज है ना, ये चीज मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह मदद से इसको और इजी वे में लिख सकता हूँ। कैसे, n में प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, n में प्लस कर दो इक्वल टू 5, तो ये n में 5 और असाइन कर रहा है, n में ऐड कर रहा है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, 5। वो वैल्यू कैसे यूज हुई, तो यहाँ पे वापस से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखनी चाहिए तुम्हें। n इक्वल टू n+5 को हम n प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर, हाँ क्लियर। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है, ये बेटर है क्योंकि इसमें कम कैरेक्टर यूज हुआ है, और आगे से हम ऐसे ही लिखना प्रीफर करेंगे कि n में प्लस कर दो, कितना प्लस कर दो, 5 प्लस कर दो, तो n की वैल्यू 10 थी, प्लस होके 15 हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे देख लो, n इक्वल टू +5, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर आपने इक्वल टू पहले लगा दिया तो आप कह रहे हो +5 वैल्यू है n की, तो n की जो 10 वैल्यू थी अब वो 5 हो गई है, आप कह रहे हो n की वैल्यू असाइन कर दो, कितनी कर दो, 5। ये साइन हो गया ना, यहाँ पे प्लस एज ए साइन हो गया उसका कि वो पॉजिटिव इंटीजर। और यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है प्लस, यहाँ पे प्लस एडिशनल ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है, जो कि हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस में देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे प्लस एडिशनल ऑपरेटर की तरह यूज़ हो रहा है। इस ऑपरेटर मतलब ऐड करो, कितना ऐड करो कि 5 और असाइन करो इसमें, 10 में इतना और ऐड करो। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, ये चीज़ सेम नहीं है इन दोनों की। चलो फटाफट इसको थोड़ा बहुत प्रिंट करा के देखते हैं।
चलो भाई अक्षत की एज बढ़ाते बढ़ाते हैं, अक्षत को थोड़ा बूढ़ा बनाते हैं। तो हमने वेर एज इक्वल टू 19 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एज में एज इक्वल टू एज प्लस 5 कर दिया हमने। और अब अगर हम एज को प्रिंट कराएंगे तो सिंपल वो 24 प्रिंट होना चाहिए। 24 आ रहा है। और सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, एज इक्वल टू एज प्लस इक्वल टू 5 भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, और बाकी ये साइड में कमेंट करूँगा। तो ये चीज़ भी 24 ही प्रिंट करेगी। और इसको 6 कर देते हैं ताकि आप चेंज देख सको। अब हमारा आंसर 25 आ जाना चाहिए। देखो 25 आ रहा है। और अगर मैं इसको इक्वल टू प्लस, तो अब वो एज 6 हो जाएगी। ठीक है, उसकी कोई वही नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये एरर दिखा रहा है कि कोई आइडेंटिफायर ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम कहता है कि आप खाली 6 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये फालतू का प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि नेगेटिव वैल्यू है, तब तो आपको माइनस लगाओगे, काम चल रहा है। तब तो आप बता रहे हो कि हाँ इस वेरिएबल में आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो, पर आप खाली प्लस लगाओगे तो वो मेरे पल्ले बात पड़ी नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, कंप्यूटर बता रहा है मेरे को कि वो इतना पढ़ा लिखा कि बिना प्लस के भी बता देगा कि 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसलिए ये रॉन्ग है। राइट क्या वे है कि प्लस इक्वल। डन, आगे चले। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक है। अगर तुमने कोई भी लैंग्वेज करनी हो तो तुम्हें आता होगा, नहीं तो नहीं। और मेरे को ये बताओ कि ये चीज़ क्लियर है, ये वाली हाँ क्लियर है। असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, वापिस आते हैं इधर। अब आता है कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसको मैं ऑपरेटर में यूज़ करूँ ना करूँ वो डाउट है मेरे को। इसको ऑपरेटर में यूज़ नहीं करते। कंडीशनल एक्सप्रेशन से तो जो चेक करते हैं कि नंबर लार्ज है स्मॉल है, वो सारी कंडीशनल एक्सप्रेशन वो सब इसमें आ जाता है। तो ये करता क्या है कंडीशनल एक्सप्रेशन, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप कोई भी कंडीशन लिखोगे, कंडीशन आपने ऐसे कोई भी कंडीशन लिखी, एक क्वेश्चन मार्क डाला उस कंडीशन के बाद कि क्या, हमें नहीं पता, उस कंडीशन का रिजल्ट हमें नहीं पता। ठीक है, और फिर आपने बोला कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो, हमें नहीं पता वो ट्रू है नहीं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फिर अगर उसका जो भी रिजल्ट आता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ लिखा। अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप ये एक्सप्रेशन रन कर देना, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक कोलन लगाया और यहाँ पे एक दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया, एंड जस्ट क्लोज इट। ये होता है इसका सिंपल सिंटेक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी कंडीशन डाली आपने, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख दिया और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख दिया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन रन होएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन रन होएगा। तो आपने कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क डाला कि आपको रिजल्ट नहीं पता, आपको भी नहीं पता रिजल्ट, तो बस आपने दो वो दे दी, उसको रिजल्ट दे दिए कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप ये वाला क्या बोलते हैं रिजल्ट चला देना मेरा, अगर आप कंडीशन फॉल्स हुई तो आप ये वाला रिजल्ट दे देना मेरे को। तो जैसे मुझे चेक करना है कि दो नंबर्स हैं, एक नंबर है x और एक नंबर है y, और मुझे चेक करना है कि x बड़ा है y, तो मैं उसको इस एक्सप्रेशन की मदद से कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन y। ये कंडीशन डाल दी मैंने कि x बड़ा है y, और फिर मैं खुद नहीं जानता, मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो कि x बड़ा है y, पर अगर x बड़ा हुआ तो आप x रिटर्न कर देना। ठीक है, पर अगर x छोटा हुआ तो y रिटर्न कर देना, मतलब y बड़ा। ठीक है, तो अगर कोई भी दो नंबर्स में चेक करना है कौन सा बड़ा है तो x ग्रेटर देन y। ऐसे हम कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे इवन चेक करना होता तो मैं वो भी यूज कर सकता था यहाँ पे। क्लियर, ये चीज क्लियर। अगर x ग्रेटर देन y तो प्रिंट कर दो x, और x लेस, अगर x छोटा होगा y मतलब फॉल्स हो जाएगा, तो फिर सेकंड वाली कंडीशन मतलब y प्रिंट हो जाएगा।
मान लो x में नंबर है, मैंने 23 डाला है और y में 19 डाला है, तो ऑफकोर्स 23 इज ग्रेटर देन 9, तो 23 प्रिंट हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वैल्यू मैंने 18 कर दी तो फॉल्स होगी कंडीशन, तो y 19 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? कंडीशनल एक्सप्रेशन क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ठीक, अब इसके थोड़े से एग्जांपल करते हैं, तो x और y वाले ही करेंगे। रुको करिए, यहाँ पे यूज की जगह और फिर आप x इज ग्रेटर देन y, क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसा है तो x प्रिंट कर देना, अगर ऐसा नहीं है और y प्रिंट कर देना। ठीक है, और इसको प्रिंट कराना तो उसको किसी प्रिंट के अंदर भी डाल दो। देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा, हालांकि यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ सकती है, बाकी देखते हैं। नहीं, वो आ गया। ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन ऐसे चेक करा सकता हूँ, प्रिंट में डाल दिया मैंने वो कंडीशन। और कैसे चेक कराई कि अगर यहाँ पे जो भी इन दोनों में से बड़ा है वो प्रिंट हो जाए। अब x छोटा था तो सेकंड वाली कंडीशन चली, अगर मैं यहाँ पे 21 लिख दूँ तो मेरा x प्रिंट होगा, यानी 21 प्रिंट होगा। देख लेते हैं करके, तो सी 21 प्रिंट होगा। अब ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते, स्ट्रिंग टाइप में कर लेते हैं इसका। यूज़र में 2 एग्जाम्पल करा देता हूँ इसको टाइप का डाटा टाइप बनाते हैं, पेयर इज लॉगिन। क्या लॉगिन हुआ? हम बोल देते हैं उसको ट्रू। ये मैंने बूलियन डाटा टाइप बनाया। ठीक है, और कंडीशन चेक करते हैं, बोलते हैं यूज़र, नया डाटा टाइप बनाते हैं वेयर यूज़र, और उसमें क्या वैल्यू देंगे कि अगर लॉगिन हुआ है यानी कि ट्रू है चीज़, तो मुझे नहीं पता ट्रू है नहीं। अब मैंने तो खुद ट्रू डाला है तो ऑफकोर्स ट्रू होगा, पर मान लो मुझे नहीं पता ट्रू है नहीं, तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यू डाल देता हूँ। इसमें डालता हूँ अगर लॉगिन हो गया तो मैं बोलूँगा डन, और अगर लॉगिन नहीं हुआ होगा, यहाँ पे अगर लॉगिन में फॉल्स होता तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे नॉट डन। ठीक है, बस इसको रन करा के देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द लोकल इजंट यूज्ड टू ऐड रिमेंबर वेरिएबल फॉर यूजिंग इट। हाँ, प्रिंट तो कराया नहीं ना अभी इसको। एक काम करना, इन सब के साथ प्रिंट डाल दो ना साथ में, प्रिंट डन प्रिंट नॉट डन वहीं पर। यहाँ पे हाँ नहीं, ऐसे अलग वर्क नहीं अलग करता। हो जाएगा, करके अभी देखो। ट्राई करके देख लेते हैं, पहले ये चला देता हूँ मैं। तो ये वो डन आ रहा है क्योंकि मैंने खुद लॉगिन में ट्रू डाल रखा था, ट्रू थी वैल्यू, इसलिए वो डन आ रहा है। अब हम थोड़ा अक्षत का ट्राई करते हैं, फिर तो मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं अक्षत। हाँ इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे डन से पहले प्रिंट और नॉट डन से पहले प्रिंट लगा दो। चल जाए। एक्सप्रेशन आप कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, तो अभी चल जाएगा। इसको किसी वेरिएबल में भी गेट कराने की ज़रूरत नहीं है, एंड डन आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी लॉगिन की वैल्यू को फॉल्स कर दूंगा तो नोट डन आ जाएगा, फॉल्स नोट डन। ठीक है, और अब चलते हैं हम आगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करने का, कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज़ करने का अलग तरीका है। ये अब मैंने करके दिखा दिया, मैं बताऊंगा भी मैंने इसको कैसे करा। इससे पहले ये वाला समझ आ गया था, ये क्वेश्चन मार्क कोलन वाला। हाँ पहले वाला आ गया था। पहले वाला आ गया था ना सबको, विनायका जानवी को तो पता ही है। विनायका वो है नहीं। है ही नहीं, सही।
तो अब हम ये वाला समझते हैं, ये वाला जो भी नीचे वाला लिखा है कि ये क्या तरीका है। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने कोई वेरिएबल बनाया और मैं कोड बहुत लंबा लिख चुका हूँ, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि मैं इसमें कोई वैल्यू डालना भूल गया, जस्ट मैंने वेरिएबल बना दिया, ठीक है, कोई वैल्यू डालना बोल दिया मैंने, या स्टार्टिंग में वैल्यू उसमें नल रख दी कि बाद में जब जरूरत होगा जब देख लेंगे, तो मैंने इसमें नल रख दिया, मैंने इसमें कोई वैल्यू डाली, सेम ही बात है। और बाद में मेरे को याद आया या फिर कुछ कोड में ऐसी ज़रूरत पड़ी है मेरे को कि मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया है, जो कि मैंने बनाया है यूज़र नाम से या किसी भी नाम से बनाया, मान लो मैंने बनाया है नेम हो गया, तो मैंने बनाया है किसी भी नाम से, और कुछ भी लिख लो, माई नेम नाम से वापस एक नया वेरिएबल बनाया। और मैंने क्या रख दिया, मैंने इसमें रख दिया कि या तो इसमें वही वैल्यू चली जाए जो नेम में है, ठीक है, जो नेम में रखी या तो उसमें वही वैल्यू चली जाए, जो कि मुझे याद नहीं मैंने क्या रखी थी, ठीक है, या तो उसमें वही वैल्यू चली जाए जो नेम में है। और अगर नेम में नल हुई तो खुद एक वैल्यू दे देता है, नई वैल्यू, यहाँ पे जैसे कुछ भी डाल दिया तुमने, ठीक है, अक्षर लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे, तो काम कैसे करेगा, अगर नेम में नल वैल्यू है, अगर नेम में नल वैल्यू है तो अक्षर चला जाएगा माय नेम में। पर अगर नेम में नल वैल्यू ना होके पहले से कुछ और लिखा होता, मान लो यहाँ पे हमने नेम में जानवी डाल रखा है, ठीक है, तो माय नेम में अक्षत ना जाके जानवी जाता। क्लियर, अब समझ में आया इसका यूज? हाँ आ गई। ठीक है, जानवी को तो पता ही है। तो ये था हमारा इसको यूज करने का दो तरीका, ठीक है, इसको यूज करने के दो तरीके थे। अब हम आते हैं अपना स्ट्रिंग्स पे। तक हमारे ऑपरेटर्स हो गए हैं खत्म, कंडीशनल एक्सप्रेशन खत्म, अब आते हैं हम स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग लिखते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, चलो फटाफट। स्ट्रिंग में एस कैपिटल, स्ट्रिंग डाटा टाइप का STRING स्ट्रिंग पूरा लिखना पड़ता है। ये हो गया मेरा स्ट्रिंग डाटा टाइप। उससे मैंने वेरिएबल बनाया नेम वन करके, उसमें मैंने नाम डाल दिया कुछ भी, याहू डाल दिया, मान लो मैंने याहू, गया प्रिंट कराऊंगा मैं, ये चीज़ हम कर चुके हैं बार बार, नेम वन, तो ऑफकोर्स याहू प्रिंट हो, सिंपल। मुझे इसका डाटा टाइप चेक करना कि क्या वो स्ट्रिंग है ही, तो ये जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ मैं, नेम वन डॉट रन टाइम टाइप, और इससे पता लग जाएगा उसका डाटा टाइप क्या है। यस, याहू नाम उसमें डल गया, प्रिंट हुआ, उसके बाद उस स्ट्रिंग टाइप का ये भी हमें पता लगा लिया। अब हम ऐसे अगर कोई स्ट्रिंग नेम 2 बनाते हैं, नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने Gmail डाल दिया। और अब हाँ थोड़ा सा मेरे को वो बताना है स्ट्रिंग में हम और क्या क्या करते हैं। तो एक हम जैसे स्ट्रिंग नेम बना लिया, और स्ट्रिंग में हम सिर्फ नाम नाम नहीं लिख सकते, हम पूरी की पूरी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको तो करते हैं। और एक मैंने स्ट्रिंग बनाई वैर S1 करके, तुम्हें पता है स्ट्रिंग से भी स्ट्रिंग बन सकती है और वैर से भी बन सकती है, ये तुम्हें पता ही है। स्ट्रिंग से वो बनाई और कुछ भी लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा अक्षत ठीक है, प्रिंट कराऊंगा तो ऐसे कैसे ही प्रिंट हो जाएगा, कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अक्षत इज़ अ गुड बॉय, अक्षत इज़ अ गुड बॉय, और एक चीज़ करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं डार्ट इज़ अ लैंग्वेज की जगह इट यूज़ करते हैं, इट इज़ अ लैंग्वेज, ये तो हो जाएगा क्लियरली प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब मेरे को अगर इट्स यूज़ करना है, वेयर
इक्वल टू इट्स अ लैंग्वेज। हम S2 को सिंपली प्रिंट हो गया, इट्स अ लैंग्वेज। क्लियर, समझ आ गई। पर अगर मैं सिंगल कोट्स का यूज करने वाला बंदा हूं, क्योंकि मैंने बताया था इसमें सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब देखो एरर दिखाएगा, वो इट को एक वो ले रहा है स्ट्रिंग, और उसके बाद ऐसे लैंग्वेज वो सब उसमें गार्बेज में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल कोट्स यूज वाला करने वाला बंदा हूँ, मैं डबल कोट्स यूज ही नहीं करता, अब वो सिर्फ इस चीज़ के लिए अब वो डबल कोट पे स्विच करे, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है कि अगर आपको सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग प्रिंट करनी है और आपको ये वाला सिंगल कोड भी लगाना है अपोस्ट्रोफी वाला, तो आप क्या करोगे, तो आप यूज करोगे बैक स्लैश। ठीक है, और बैक स्लैश किस लिए यूज होता है, अब आ जाते हैं हम स्ट्रिंग्स पे। अब हमने मान लो क्या बना था, हमने बेयर नाम का वो बना था, बेयर S2 नाम से हमने स्ट्रिंग बनाई थी, जिसमें हमने सिंगल कोट्स के, डबल कोट्स में तो सिंपली हमारा कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, पर सिंगल कोट्स में क्या दिक्कत हो रही थी कि इट के बाद हम ये वाली अपोस्ट्रोफी नहीं लगा पा रहे थे इट्स लिखने के लिए, क्योंकि वो इसको एक स्ट्रिंग मान ले रहा था। तो वो चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। ये यूज़ क्यों करा जाता है, टू स्किप अ कैरेक्टर। तो कभी भी आप लाइन में सिंपल एक बैक स्लैश लगा दो कहीं भी, तो उस अगला वाला कैरेक्टर प्रोग्राम उसको रीड ही नहीं करता, जैसा का जैसा है उसको प्रिंट कर देता है, प्रोग्राम उसको रीड ही नहीं करता कि वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर है कैसा। तो अगर मैं अपोस्ट्रोफी से पहले एक बैक स्लैश लगा दूँ, तो वो बैक स्लैश को तो रीड नहीं करेगा, वो बैक स्लैश को रीड नहीं करेगा, पर उससे अगले वाले कैरेक्टर को भी स्किप कर देगा, उसको नहीं पढ़ेगा प्रोग्राम, उसको स्किप मार जाएगा, ओवरराइट कर देगा, उसे कंसिडर ही नहीं करेगा, और हमारा सिंगल कोट्स की मदद से भी फिर स्ट्रिंग प्रिंट हो सकती है। क्लियर ये चीज़। तो स्ट्रिंग इस बैक स्लैश ने क्या करा, इस वाले कैरेक्टर को, सिर्फ इस वाले कैरेक्टर को वो कर दिया, स्किप कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हेलो, नहीं क्लियर है साहब। मैं वो बनाता हूँ। अब हम बात करेंगे मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है, मतलब मैंने बनाया मल्टी नाम से एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं लिखता हूँ दिस इज, और एंटर मारता हूँ, लिखता हूँ मल्टीपल, स्पेस देता हूँ, लाइन, और एक और एंटर मारता हूँ मैं, स्ट्रिंग लिखता हूँ, और फिर मैं अपना वो लगा देता हूँ। ठीक है, क्या ये प्रिंट होगा, पहले इतनी एरर दिखा रहा है, इस लाइन में कोलन नहीं मिला इसको। ठीक है, तो इसलिए एरर दिखा रहा है, इस लाइन में भी नहीं मिला इसलिए एरर दिखा रहा है, तो मैं इसको प्रिंट ही नहीं कर सकता, वो एरर दिखा रहा है। मैं अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो बिल्ड एरर दिखाएगा मेरे को, देखो दिखा रहा है, और मुझे ऐसे प्रिंट करनी है लाइन अपनी मर्जी से, मुझे मल्टी लाइन प्रिंट करनी है, तो उसका क्या सोल्यूशन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। वो कैसे हम यूज़ करें, तो चलो भाई ठीक है, ये तो हमारी यहाँ तो दाल नहीं गली, तो यूज़ करते हैं ट्रिपल कोड्स का। ट्रिपल कोड्स मतलब 1 2 3, ठीक है, 3 बार सिंगल कोड्स यूज़ करें। यहाँ पे लिखा दिस इज अ मल्टी लाइन, एंटर मारा, स्ट्रिंग, फिर ट्रिपल कोड्स और एक बार। अब इसको रन करके देखते हैं, कहीं प्रिंट कराते हैं इसको, प्रिंट, तो देखो बिल्कुल वैसे प्रिंट हो रहा है जैसे मैंने लिखा। ठीक है, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स अगर प्रिंट करनी है तो हमें ट्रिपल कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ना डबल ना सिंगल। डबल और सिंगल में वो एरर्स दिखाएगा, तुम रन नहीं कर पाओगे। ट्रिपल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए हम ट्रिपल कोड का यूज़ करेंगे, ट्रिपल कोड्स का। क्लियर,
हाँ ठीक है अक्षर? हाँ ठीक है। अब आते हैं हम एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन कैसे देते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमारा स्ट्रिंग्स, मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स भी कर लिया। मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स किसकी मदद से करा? ट्रिपल कोड की मदद से हम कर पाए मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग्स। ये क्या चीज़ है? अब मान लो सीधा इसका एग्जाम्पल ही करते, उससे समझ आया। वापस से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ वेर अक्षत के नाम से, नेम इक्वल टू अक्षत। इसको सिंपली प्रिंट कराऊंगा नेम, नो डाउट ये प्रिंट हो जाएगा, अक्षर प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स के अंदर रख के प्रिंट कराऊंगा या डबल कोट्स के अंदर रख के प्रिंट कराऊंगा तो नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे डबल कोट्स का ही यूज़ करना है या सिंगल कोट्स का ही यूज़ करना है या डबल कोट्स का ही यूज़ करना है पर अंदर मुझे अक्षत ही प्रिंट कराना है नेम लिखने पर भी, तो मैं यूज़ करूँगा डॉलर का साइन, डॉलर साइन यूज़ करूँगा, नेम लिखूँगा। अब वो डबल कोट्स के अंदर है तो नेम प्रिंट होना चाहिए था, जैसे मैंने अभी दिखाया डबल कोट्स के अंदर नेम प्रिंट होना चाहिए था, पर अब अक्षर प्रिंट होएगा। और ये है हमारा डॉलर साइन का फायदा। तो इसे बोलते हैं, इस डॉलर साइन की मदद से हम एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग उसमें हम एक्सप्रेशंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं ऐसा? इस डॉलर साइन की मदद से कर सकते हैं, इसकी मदद से। अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा सवाल, फ़ायदा क्या है इसका? तो इसका फ़ायदा क्या है? इसके आगे पीछे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वन इज unless name comes in, let me write, so everyone is a gangster unless अक्षत comes। तो ये थोड़ा फोल्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। इस स्ट्रिंग में मुझे एक्सप्रेशन यूज करना था तो मैंने कैसे यूज करा? नेम के साथ। क्लियर? क्लियर ये चीज? हेलो, हाँ क्लियर है साथी। क्लियर है ना? डॉलर साइन क्लियर? ठीक, अब हम बात करते हैं, अगर मान लो मुझे इसका यहाँ पे टाइप देखना है कि ये किस टाइप का वो है, ये तो रन टाइम टाइप देखना है, मुझे इसको कैपिटल में दिखाना है, अक्षर को बोल्ड में दिखाना है। तो यहाँ पे एक मेरे लिए मेथड होता है, एक फंक्शन होता है इसमें, टू अपर केस करके। तो एक एक टू अपर केस करके मेरे पास एक फंक्शन होता है इसमें डार्ट में। ये क्या करता है, जो मेरा यहाँ पे जिसके आगे मैंने डॉट लगाया उसके साथ को ये जो भी यहाँ नेम होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। पर क्या वो इसके साथ चलेगा? यहाँ पे डॉलर साइन के साथ वर्क करेगा? नहीं। तो हम वो चेक करते हैं। तो मैंने वापस फंक्शन दबाया तो हमारा क्या हुआ, एक नुकसान हो गया कि वो टू अपर केस ने अक्षर को अपर केस में कन्वर्ट करा ही नहीं, उसके साथ ही प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे डॉलर साइन की मदद से। तो उसका क्या सोल्यूशन है? डॉलर साइन के बाद आप एक कर्ली ब्रेस लगाओ और जहाँ तक आपको अपना वो एक्सप्रेशन प्रिंट करना है उसके बाद वापस एक कर्ली ब्रेस लगाओ।
तो उससे क्या होगा, टू अपर केस भी चलेगा, ठीक है, इसका सी कैपिटल होता है, याद रखना। तो टू अपर केस एक फंक्शन है जो नेम के सारे जो वो है करेक्टर्स है, जो स्ट्रिंग का सारा करेक्टर्स है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अब मैं जब खाली यूज़ कर रहा था बिना उसके कर्ली ब्रेसेस के, तो वो ने अक्षर डॉट टू अपर केस दिखा रहा था, नेम तो कर रहा था वो पर उसे कन्वर्ट नहीं कर रहा था, और साथ में टू अपर केस को भी एज ए स्ट्रिंग ले रहा था। तो हमें अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन या फिर किसी भी मेथड के साथ यूज़ करना है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने ज़रूरी है। तो हमेशा इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, एक्सप्रेशन एंड देन कर्ली ब्रेसेस। और अगर आपको सिंपल सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ करनी है तो आप बिना कर्ली ब्रेसेस के जा सकते हो, पर अगर आपको इस तरह स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। इसको रन करता हूँ मैं, तो अब देखो वर्क कर रहा है, अब अक्षर कैप्स में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉलर साइन, और वो किसके साथ यूज़ करना है, वो हमें कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज़ करना है, ये याद रखना है। और यहाँ बीच में हमारा एक्सप्रेशन रहे, तो ऐसे हम एक्सप्रेशन इन स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और हमने एक नया मेथड भी सीखा, टू अपर केस टू कन्वर्ट, तो यहाँ पे वेरिएबल नेम टू अपर केस और वेयर टू लोअर केस, अगर सब कुछ लोअर में करना हो तो लोअर केस। ये दो चीज़ भी सीखी, आगे चलते हैं। ये हो गया। और हाँ, हम एक ही उसमें स्ट्रिंग में कितने भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं उसको, हम कितनी बार भी कर सकते हैं। मैंने एक वेयर नाम से, सिटी नाम से वो बनाता हूँ, इसमें लिखता हूँ हाँ, कुछ और प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, यहाँ पे डॉलर साइन लिया मैंने, यहाँ पे डाला नेम, पहले मैं लिखा दूँ गैंगस्टर साइन, और इस बार सिटी लिख देते हैं। 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकता हूँ। तो इज द गैंगस्टर ऑफ गुहान, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग्स पे आ गए हम, स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन। अब स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन क्या चीज़ है, कभी भी मेरे को दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना होगा तो मैं प्लस साइन का यूज़ कर कर दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकता हूँ। मतलब मैंने एक वो बनाया हेलो नाम की स्ट्रिंग बनाई, और एक बनाई मैंने डार्ट नाम की स्ट्रिंग, और मुझे लिखना है हेलो डार्ट एक साथ, तो मैं जस्ट प्लस लगा दूंगा और प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो डार्ट। ऐसे हम स्ट्रिंग कंकैटिनेट करते हैं। इसके भी थोड़े डिफरेंट वेज हैं यूज़ करने के इसको, तो वो भी दिखाते हैं। जैसे मेरे को करना है प्रिंट, अगर मैं सिर्फ पर हेलो डार्ट लिख दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, पर अगर मेरे को हेलो और डार्ट तो डिफरेंट वो है, अलग स्ट्रिंग है, और इनको जोड़ के दिखाना है तो आई विल प्रेस प्लस ओनली। देखते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेट हमारा वर्क करता नहीं करता। तो हेलो डार्ट एकदम चिपका हुआ आ रहा है, स्पेस भी नहीं आ रहा बीच में, तो लास्ट करेक्टर को, हेलो के लास्ट करेक्टर को डार्ट के फर्स्ट करेक्टर के साथ, मतलब प्लस से पहले वाली स्ट्रिंग का लास्ट करेक्टर और डार्ट से शुरू से प्लस के बाद वाली स्ट्रिंग का फर्स्ट करेक्टर, उन दोनों को बिल्कुल साथ में जोड़ के प्रिंट कर देता है। और अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको रन करोगे तो ये आपका स्पेस आ जाएगा। और भी स्पेस के तरीके हैं, मान लो आपको इसमें स्पेस नहीं देना तो आप क्या करोगे, प्लस, हाँ स्पेस दोगे और एक प्लस और दोगे, तो इस तरह से भी बीच में स्पेस आ गया, आ गया स्पेस।
तो इसको थोड़े से लिखने के कुछ और वे भी हैं। अगर हमको एज ए वेरिएबल कनकेटिनेट कराना है तो मैंने वेर बनाया, वेर s1 टू आओ टू r और वेर s3 इक्वल टू u मार्क, और इन सब के बीच में स्पेस भी चाहिए मेरे को, तो या तो मैं यहाँ स्पेस डाल देता हूँ और या फिर मैं वहाँ पे इस तरीके से स्पेस डाल सकता हूँ। एंड प्रिंट s1 प्लस s2 तो हाउ आर यू प्रिंट हो गया जैसा हमने चाहा था। और एक चीज़ और है, अगर मुझे साथ में हाउ आर यू के साथ में या बीच में कोई वो चाहिए, जैसे कि मैं s3 को हटा देता या हाउ आर यू के बीच में हाउ मतलब इनके साथ में इनके बीच में कुछ भी वो करना है तो मैं जस्ट एक और प्लस ऐड कर देता हूँ, इनके बीच में भी कर सकता हूँ हाउ आर यू और हेल्थ। तो उसके साथ में ही यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो हाउ आर यू, हाउ इज योर हेल्थ, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। और ये इस तरीके से वर्क करता है। यही सेंटेंस मैं s2 और s3 के बीच में भी डाल सकता था, पहले भी डाल सकता था, तो ये हम कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ क्लियर है? हाँ क्लियर है। अब एक चीज़ हो रहा है, बैक स्लैश एन का वो बताना है मेरे को, उसका क्या यूज़ होता है। पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ। प्रिंट, इससे पहले काफ़ी सारा तो नेक्स्ट में प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए बैक स्लैश एन का यूज़ होता है। और दिखा देता हूँ, इन कहीं भी अगर बैक स्लैश एन लगा दूँ, जस्ट एरर दिखा। अच्छा, तो दिस इज के बाद जैसे बैक स्लैश एन मिला वो नीचे कूद गया, ठीक है। अब वैसे ही एक हम नई चीज़ पढ़ेंगे, रो स्ट्रिंग। रो स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। रो स्ट्रिंग क्या होती है, रो स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश एन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बैक स्लैश एन का फर्क नहीं पड़ेगा रो स्ट्रिंग के अंदर। हम एक रो स्ट्रिंग बनाते हैं और उसके अंदर कितने ही बैक स्लैश एन दे ले, वो उसको ऐसे स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। ये कैसे होता है ये भी दिखा देता हूँ। अगर मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, वेरिएबल बनाता हूँ, where s इक्वल टू, मैं रो स्ट्रिंग के लिए लगाऊंगा r, फिर सिंगल या डबल कोट, तुम्हारी मर्जी है, सिंगल या डबल कोट r से पहले, ठीक है। फिर कुछ भी लिख दो, इन रो स्ट्रिंग नॉट इवन बैकस्लैश n gets स्पेशल ट्रीटमेंट। तो जो आर लगाया वो एरर नहीं दिखा रहा, वरना जनरली आप कुछ क्या बोलते हैं, कुछ भी यहाँ पे के पी जे कुछ लगा के देखोगे तो एरर दिखाएगा, पर आर यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा। अब हम प्रिंट करके देखते हैं अपना एस।
तो देखो आर प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद और बैक स्लेशन का कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रो स्ट्रिंग। क्लियर? हाँ आगे चले। अब आते हैं हम स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज और मेथड्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बहुत यूज होगी, तो उसको ध्यान से समझना। मीटिंग में सिर्फ तू ही है? हाँ मैं ही हूँ। स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। पहला है नेम डॉट, सारे हम एक साथ मैं वो कर दूंगा वहाँ पे कोड पे, पहले लिख लेते हैं। वेरिएबल का नाम var डॉट लेंथ, इससे हमें स्ट्रिंग की लेंथ पता लगती है, ठीक है। लेंथ होती है स्ट्रिंग। और क्या क्या है, var डॉट इज एम्प्टी, इससे हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू है या नहीं उसमें, हमारे वेरिएबल में जो हमने स्ट्रिंग डाली है उसमें वैल्यू है या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होगा। इसका ही दूसरा है where is not empty, उसको पूछने का उल्टा तरीका, तो अगर ये ट्रू होगा तो नॉट एम्प्टी फॉल्स होगा। तो where is not empty, तो सेम ये क्या है, वैल्यू नहीं या है, नहीं है या है, वैल्यू नहीं है या है, मतलब उल्टा। और क्या है, तो मैंने बता दिए, where डॉट टू अपर केस, अपर केस में कर देगा स्ट्रिंग को, where डॉट टू लोअर केस, ठीक है। और क्या क्या है, और चेकिंग के भी हैं, where डॉट कंटेन्स, और मान लो मैं कोई भी कैरेक्टर x डाल दिया तो चेक करेगा क्या x स्ट्रिंग में है, और अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो where x कंटेन्स, और ये चेक करता है करेक्टर, हम पूरा पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं करेक्टर, या फिर कोई वर्ड ही लिख दूं मैं ठाके, मैंने कुछ दिस लिख दिया, क्या दिस है क्या उसमें, तो जो वो है क्या बोलते हैं, जो कोड में चेक नहीं करते फंक्शंस और वगैरह, हम कोड में चेक करते हैं, वर्ड में चेक करते हैं, और सर्च वगैरह सब वो इसी वजह से होता है। ठीक है। तो चेक करेक्टर और वर्ड इन स्ट्रिंग, क्या वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। पैडिंग आती है एक, पैडिंग प्रिंट, स्पेस दे देता है लेफ्ट और राइट में, प्रिंट where डॉट पैड, लेफ्ट दूंगा तो लेफ्ट में पैडिंग दे देगा, राइट दूंगा तो राइट में पैडिंग दे देगा, और जितने स्पेस देना चाहूँ मैं उस इसके ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ये देता है स्पेस देने के लिए, ऐसे राइट में भी। और क्या क्या है, जो स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस पड़े हैं लेफ्ट या राइट में, लेफ्ट और राइट में जो एक्स्ट्रा स्पेस पड़े हैं उसको ट्रिम करने के लिए होता है ट्रिम, यहाँ वेरिएबल का नाम डॉट ट्रिम, इससे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो जाते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट से रिमूव होते हैं, सिर्फ लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट और राइट से। अगर मुझे सिर्फ लेफ्ट से रिमूव करने हैं तो वेयर ट्रिम लेफ्ट और वेयर ट्रिम राइट। उसके बाद मान लो दो वो हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और मुझे स्प्लिट करके चेक करना क्या क्या वर्ड्स हैं, तो एक वेयर डॉट स्प्लिट करके भी नाम का एक मेथड है, और आप इसमें कंडीशन दे सकते हो कि कहाँ से स्प्लिट करना है। तो मान ले तेरे को स्पेस से स्प्लिट करना, जैसे स्पेस मिला तेरे को वहां से स्प्लिट करना है, यहाँ पे तो स्पेस दे सकता है। कोई करेक्टर है, मान ले किसने एस्ट्रिक डाला हुआ है, तो तेरे को एस्ट्रिक से अलग तोड़नी है, जहाँ पे एस्ट्रिक है वहां से तेरे को तोड़नी है, ब्रेक करनी है स्ट्रिंग, वो कर सकता है, तो स्प्लिट होता है उसके लिए, ठीक है, टू ब्रेक
string in parts. बस ये मेन इंपॉर्टेंट ही तो नहीं करवा रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 वो हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आगे आएंगे। वैसे तो काफी सारे हैं, ठीक है, वैसे तो 50 ही मिल जाएंगे तेरे को, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी जल्दी लैंग्वेज करनी है, आने वाले 3 संडे में पूरी भी करनी है, तो फिर हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। चलो अब इसका यूज करते हैं फटाफट से। एस डॉट लेंथ मेथड, उसके आगे कर्ली ब्रेस लगाकर वो एक फंक्शन होता है। तो ये जो कर्ली ब्रेस कह रहा हूँ, ब्रैकेट्स, क्या दिखा रहा है ये, वेयर नेम है, शायद रोस्टिंग के लिए वर्क नहीं करता, कुछ ऐसा ऐसी है ना यहाँ पे। तो क्या दिखा रहा है, लेंथ की स्पेलिंग भी ठीक है। एक मिनट लेंथ में कोई वो नहीं जाता, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स, जिन जिन के अपर केस लोअर केस कंटेन्स इन सब में जाता। तो तेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ मेथड्स में ब्रैकेट्स नहीं जाते और कुछ मेथड्स में जाते हैं, तो तेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो 47 कैरेक्टर्स की पूरी स्ट्रिंग है, इसमें 47 कैरेक्टर्स है। आगे चलते हैं, प्रिंट s डॉट इज एम्प्टी, तो ये भी बिना ब्रैकेट्स के जाएगा और ये रिटर्न करना चाहिए ट्रू। ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, अच्छा हाँ, क्या वो एम्प्टी है स्ट्रिंग कि नहीं, वो एम्प्टी नहीं है, तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी नहीं है। और जो मैंने बताया था नॉट एम्प्टी करके, s डॉट इज नॉट एम्प्टी, ये रहा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। डन, इतना हो गया। पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में बदल देते हैं, प्रिंट एस टू, पहले लोअर केस कर लेते हैं, इसमें पहले लोअर केस आ गया। तो जो वो था हमारा इनका आई था वो भी छोटा हो गया, ठीक है, बाकी सब तो छोटा ही है, खैर इनका आई भी छोटा हो गया। और अपर केस करते हैं तो सब कैप्स में चला जाना चाहिए, ये सारी हमारी स्ट्रिंग कैप्स में आ गई। आगे चलते हैं, हमारा था कंटेन्स चेक करना, प्रिंट s डॉट कंटेन्स, क्या वो कंटेन करते हैं, क्या कौन सा करेक्टर, क्या वो n कंटेन करते हैं, चेक करो क्या वो n पूरी स्ट्रिंग में कहीं n है। तो लेट्स सी क्या प्रिंट करता है वो, ट्रू। n बहुत जगह है, आई एन पे है या नोट पे है, इवन पे है, ठीक है। तो दिस इज राइट, प्रिंट कंटेन्स के बाद था पैडिंग दिखाना, हाँ, एस डॉट, मुझे पैडिंग देनी है लेफ्ट साइड में, तो पैड लेफ्ट, कितने पैडिंग दूँ, 10 स्पेस दे देता हूँ, और लेट्स सी, तो 10 स्पेस के बाद स्टार्ट होगी मेरा जो, तो लेफ्ट में पैडिंग दी और ये वर्क ही नहीं करा, या करा, पता कैसे लगेगा, इसको बड़ा करके देखते हैं, नहीं ये वर्क नहीं करा, सो पैडिंग वाला रन नहीं हुआ,
और ऐसा क्यों नहीं हुआ भाई रन? इसको टर्मिनल में रन करके देखें तो हाँ सार्थक, एक काम करो, इसमें ना दो चीज प्रिंट करवाओ साथ में ना, पहले कुछ टेक्स्ट तो डाल दो, उसके बाद वर्क कर रहा है, अच्छा सिंपल अच्छा ये अच्छा, वर्क नहीं कर रहा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब मैं पहले कुछ ऐसे करके प्रिंट करा दूं, हेलो, और फिर उसे कंकैटिनेट करा दूं ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है वो। नहीं कर रहा मेरा तो। मेरे में तो चल गया था। कहाँ दिक्कत है? ये तो मैंने पैड लेफ्ट में कुछ एल कैपिटल ही है यार मेरा तो। स्ट्रिंग का नाम भी ऐसी है। राइट डाल के देखें, राइट चल रहा है। 10 से ज़्यादा देखे देखें स्पेस, ये देखें, पता नहीं यार चलना तो चाहिए चाहे कितने दिन, रन नहीं हो रहा। इसको टर्मिनल पर रन करा के देखें तो लेट्स सी, यहाँ चलता है नहीं चलता। मेरे तो यहाँ भी नहीं चल रहा। इसमें बस स्पेस देना एस के साइड में, यहाँ पे, प्लस के बाद, प्लस के अच्छा बाद। यहाँ पे, अब इससे करके तो कोई, देखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ है वो डीबग? नहीं आया। मेरे यहाँ तो चल गया। पता नहीं, कुछ होगा, कुछ लाइब्रेरी में दिक्कत होगी, पता नहीं। तेरा चल रहा है ना? हाँ चल गया। हाँ वैसे ही पैड वो है, राइट है, ठीक है। और उसके बाद हेलो को पटक के उधर घेर देते हैं। और इसमें राइट के इतने स्पेस के बाद हेलो चला जाएगा, ठीक है। मेरा ये चल ही नहीं रहा है गोइंग में भाई, और तेरा चल रहा तो ठीक है। पैड राइट पैड लेफ्ट हो गया। उसके बाद क्या था हमारा? हाँ, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करने का। मतलब मैं लेफ्ट में बहुत सारे स्पेस दे दूँ और राइट में भी दे दूँ। और अगर मैं अभी इसको सिंपल प्रिंट कराऊँ एस को, ऐसे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी स्पेस है और वहाँ पे भी स्पेस है, राइट में भी और लेफ्ट में भी स्पेस है। और मुझे इसको हटाना है तो मैं यूज़ करूँगा ट्रिम फंक्शन। वो हट गए, वो स्पेसेस हट गए। अगर मेरे को सिर्फ राइट के हटाना है तो यहाँ ट्रिम राइट फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे ट्रिम राइट ऐसे। और अगर लेफ़्ट के हटाने हैं तो सिर्फ ट्रिम लेफ़्ट यूज़ करूँगा मैं। ये भी चल रहा है। आगे चलते हैं। हाँ, अगर मुझे दो स्ट्रिंग क्या है बीच में से करनी है, स्प्लिट करनी है, तो पहले एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। और मुझे कोई भी दो स्ट्रिंग स्प्लिट करनी है तो प्रिंट एस डॉट स्प्लिट। क्या चाह रहा हूँ, जहाँ भी पहला एन मिलेगा उसे तो वहाँ स्पेस डाल देते हैं, देखते हैं कहाँ से स्प्लिट होती है। तो देखो सारे के सारे लिस्ट आ गई है मेरे को मिलके, ठीक है। एक लिस्ट की फॉर्म में आ गई है, जितने भी स्पेस से सब हटा के उसने हर वर्ड को अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। हाँ तो ये ऐसे लिस्ट की फॉर्म में आ गई है। तो अगर मैं ऐसी कोई और करेक्टर चाहूँ स्पेस के अलावा, मैं चाहूँ जहाँ भी एन मिले तेरे को वहाँ से वो आ जाए, तो वो करेक्टर तो नहीं आएगा, जो करेक्टर मैंने डाला है उसके अलावा सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे आई आ रहा है बिना एन के, स्ट्रिंग सी अलग हो गया, जी अलग हो गया, ठीक है। नोट इवन का एन और वो अलग हो गया, पर ये आई एक उसमें रहे, ठीक है। तो यहाँ से तेरे को देखने को काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाल के ऐसे चेक कर लेंगे। यहाँ ख़त्म होता है हमारा स्ट्रिंग्स का टॉपिक।